Dear students, welcome to Defense Service Academy, Shahpur, Bhandara. In the last topic अपना measurement और dimensions complete हुआ है. Now we go to the numericals and calculus part, which depends on measurement and dimension. Okay. So first question कि जैसे find the dimensions of the following. ये बहुत important part है. कॉम्पिटिटिव के लिए ध्यान में रखना है आपको और बेसिक पार्ट में हो चुका है आपको कि डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी. ओके, और कुछ बेसिक डायमेंशंस आपको याद रखने के लिए बोला था इन द बेसिक पार्ट. ओके, तो उसी तरीके से अभी पहला पार्ट है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग. इसमें पहली क्वांटिटी फोर्स. अभी फोर्स बोला है, फोर्स का डायमेंशन अपने को कैलकुलेट करना है. फोर्स का डायमेंशन यदि कैलकुलेट करना है तो वी मस्ट नो द फॉर्मूला. कोई तो भी एक फोर्स, फोर्स के बहुत टाइप है, सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अलग अलग टाइप है फोर्सेस के, मैकेनिकल फोर्स. ओके, तो कोई एक फॉर्मूला आपको मालूम है. सिंपल अपन देखते हैं, फोर्स का डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो एक तो फॉर्मूला आपको पता होगा, 8th स्टैंडर्ड में आपको हो चुका है. फोर्स का फॉर्मूला जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, अब क्या करना है, बस पुट अप द डायमेंशन. व्हाट द डायमेंशन ऑफ मास? m1. व्हाट द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन? l1 t minus 2. बस कलेक्ट कर लो तो व्हाट वी गेट, डायमेंशन m1 L1 T minus 2. That is the dimension of force. Okay. अब सेकंड क्वांटिटी डिस्कस कर रहे हैं. सेकंड क्वांटिटी कौन सी है? पावर. चलो पावर का डायमेंशन अभी अपने को फाइंड आउट करना है. तो पावर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम. एनर्जी स्पेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर. तो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम लिख सकते हो या एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हो. चलो अपन ने लिख लिया वर्क अपॉन टाइम. चलो वर्क का डायमेंशन पता ही है आपको, बेसिक पार्ट में हो चुका है. वर्क का डायमेंशन है m1 L2 T minus 2 और टाइम का डायमेंशन है T1. अब कलेक्शन कर लो इसको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जाने के बाद कलेक्शन करते हैं. तो पावर का डायमेंशन क्या बनेगा बेटा, देखो m1 L2 और ये T-1 ऊपर जाएगा, T-1 हो जाएगा, तो और T-2 तो टोटल होगा T-3. तो इस तरीके से पावर का डायमेंशन बना है. सेकंड क्वांटिटी अपनी पावर का डायमेंशन बना है m1 L2 T-3. चलो अब अपने को नेक्स्ट क्वांटिटी बताई है इम्पल्स. ओके, तो इम्पल्स यानी क्या होता है? इम्पल्स का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला अपने को लिखना है. इम्पल्स is a product of force and time. तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ओके, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T minus 2 और टाइम T1. कलेक्ट कर ले तो ये कलेक्शन करते हैं तो डायमेंशन बनेगा बेटा m1 L1 T minus 1. इस तरीके से अपन ने किसका डायमेंशन कैलकुलेट किए? इंपल्स का. ओके, नाउ अभी अपने को चौथा वर्ड दिया है मोमेंटम. मोमेंटम का डायमेंशन कैलकुलेट करना है. एक चौथी क्वांटिटी मोमेंटम. तो मोमेंटम यानी क्या, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम. प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. चलो डायमेंशन देखते हैं. मास का डायमेंशन क्या है? m1. वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है बेटा? L1 T minus 1. इसको कलेक्ट कर ले तो डायमेंशन बनेगा m1 L1 T minus 1. इस तरीके से अपने डायमेंशन किसका कैलकुलेट किए? मोमेंटम. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास का डायमेंशन m1, वेलोसिटी L1 T minus 1. कलेक्ट कर लेते हैं तो m1 L1 T minus 1. अब लास्ट पांचवी क्वांटिटी जो अपने को वर्क दिया है, टॉर्क. अभी टॉर्क क्या होता है?
पहले टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं। टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। चलो, फोर्स का डायमेंशन मालूम है आपको? फोर्स का डायमेंशन बनता है m1 L1 T-2 और डिस्टेंस का डायमेंशन जो होता है L1, कलेक्ट करोगे डायमेंशन बनेगा m1 L2 T-2। तो इस तरीके से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होने के बाद बची जितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज है उसमें इसी तरीके से आपको कोई डायमेंशन पूछा गया तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूले में डायमेंशन पुट अप करना है और उसको कलेक्ट करना है। फाइनली वी गेट द डायमेंशन। देखो अभी आज अपने को जो वर्क मिला था, फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2, पावर का डायमेंशन आया m1 L2 T-3, इंपल्स का डायमेंशन आया m1 L1 T-1, उसके बाद मोमेंटम का डायमेंशन आया m1 L1 T-1। मतलब impulse and momentum have same dimension but the quantities are different. Okay, torque का डायमेंशन बना m1 L2 T-2। हाँ स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट एक पार्ट, चेक द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और रॉन्ग। तो ये कैलकुलस का सेकंड पार्ट आ गया। जैसे अभी अपने पास एक इक्वेशन दिया है F इक्वल्स टू E इंटू ई, जहाँ F का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन and E means electric field intensity. Now we have to check whether the equation is dimensionally correct or wrong. ठीक है, एक कैलकुलस पार्ट, उसमें F means force, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा? फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2। ओके, फोर्स का डायमेंशन। अब राइट हैंड साइड में आएंगे, E यानी क्या? चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशन बन रहा है वो होता है I1 T1। उसके बाद आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन जो आपको याद रखने के लिए बोला था पहले ही, m1 L1 T-3 I-1। अभी कलेक्ट कर लो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है? इक्वेशन 1, that is m1 L1 T-2। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन मतलब डायमेंशन ऑफ LHS लेफ्ट हैंड साइड, that is m1 L1 T-2। ओके, नाउ अब देखेंगे अपने को डायमेंशन देखना है किसका? राइट हैंड साइड का। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का डायमेंशन, राइट हैंड साइड में E इंटू ई, E का डायमेंशन है I1 T1 और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायमेंशन है m1 L1 T-3 I-1। अब कलेक्ट कर दो इसको, क्या होता देखो, m की वैल्यू कितनी? m1, एक ही वैल्यू है m1। L की वैल्यू कितनी हुई? एक ही वैल्यू है L1, m1 L1। T1 T-3 कलेक्ट कर लो T-2, I1 I-1 कैंसिल हो गया, मतलब ये हो गया डायमेंशन राइट हैंड साइड का। अब चेक कर लो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है, मींस दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, इस तरीके से चेक किया जाता है। अब देखते हैं सेकंड, वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। तो सबसे पहले अपने को जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसका जो टर्म्स है उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड s डिस्प्लेसमेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन देख लेते हैं पहले। हर एक का डायमेंशन पता होना चाहिए अपने को। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है वो फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी। डायमेंशन क्या होता है वेलोसिटी का? L1 T-1, L1 T-1, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? L1 T-2, जो अपन ने बेसिक पार्ट में बताया कि द डायमेंशन शुड बी रिमेंबर, ऑलवेज दिमाग पे फिट करना था। नाउ डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है?
L1. Now see what's the dimension of left hand side. Now first dimension of left hand side LHS. लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या लिखी है v स्क्वायर. v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1 और पावर है 2, v स्क्वायर लिखा है 2, इसलिए डायमेंशन बनेगा इसका L2 t माइनस 2. दैट्स द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. ओके, अब अपने को देखना है डायमेंशन किसका, राइट हैंड साइड का. नाउ डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, सेकंड पार्ट, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. चलो राइट हैंड साइड में क्या क्या लिखा है, u स्क्वायर. पहले u स्क्वायर का डायमेंशन, u स्क्वायर का डायमेंशन, ये भी वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर, वही डायमेंशन L1 t माइनस 1, मतलब डायमेंशन बन गया L2 t माइनस 2. अब डायमेंशन ये सेकंड टर्म है, दैट इज ट्वाइस as. 2 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डायमेंशन नहीं होता, कोई डिजिट होता उसको डायमेंशन नहीं होता, तो 2 का डायमेंशन. a मींस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन L1 t माइनस 2 और s यानी डिस्प्लेसमेंट, जिसका डायमेंशन होगा L1. कलेक्ट कर लो इसको, ये बनेगा L1 L2 t माइनस 2. अब देखें डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का, डायमेंशन राइट हैंड साइड का कैसा हुआ, सेम हुआ. मतलब ये टर्म का डायमेंशन इक्वेशन 1, सेकंड टर्म का डायमेंशन इक्वेशन 2, थर्ड टर्म का डायमेंशन इक्वेशन 3. अभी 1 2 3 ये तीनों इक्वेशन जब देखते हैं तो डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड सेम बन रहा है, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है. एक और इक्वेशन देख लेते हैं. ऐसा पूछा गया अपने को P equals to H dH, whether the equation is correct or incorrect. तो सबसे पहले टर्म मालूम होना चाहिए. P is the hydrostatic pressure, H is the height of the liquid column. आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जो पढ़े आप, P is the hydrostatic pressure, H height of liquid column, D density of the liquid and G acceleration due to gravity. अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डायमेंशन चेक करते हैं. डायमेंशन ऑफ P, P मींस प्रेशर, प्रेशर मींस फोर्स अपॉन एरिया. तो प्रेशर का जो डायमेंशन बनता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया का डायमेंशन होता है L2. कलेक्ट करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होगा m1 L माइनस 1 t minus 2. That's the dimension of left hand side is pressure. अब देखेंगे डायमेंशन राइट हैंड साइड का. So dimension of right hand side, dimension of right hand side, right hand side में क्या है, H dg. H यानी height, height related to length, length का डायमेंशन बनता है L1. D यानी density, density means mass upon volume, डायमेंशन होगा m1 L माइनस 3. एंड G मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी एक्सेलरेशन ले लो, डायमेंशन होगा L1 t माइनस 2. अब कलेक्ट कर लो व्हाट्स द डायमेंशन. m की वैल्यू कितनी है, m की एक ही वैल्यू है m1. L1 L माइनस 3 L1 मतलब होगा L माइनस 1. 1 plus 1 2 minus 3 यानी L minus 1 and t to the power minus 2. Now check करो the equations. ये इक्वेशन फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड का है और ये इक्वेशन 2 है वो राइट हैंड साइड का है. डायमेंशन चेक करो, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड सेम है, मतलब ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है. तो स्टूडेंट अभी अपन डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. लास्ट पीरियड में आपको पता ही हुआ है कि हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. व्हाइल टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड द वैल्यू द मैग्नीट्यूड शुड बी इन बिटवीन 0.5 and 5. देन पावर ऑफ 10 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. जैसे अपने को अभी एक न्यूमेरिकल मिला है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस of mass number A is given as R 1.3 into 10 to the minus 16 8 का क्यूब रूट.
ओके, एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियस हुज मास नंबर इज 216। तो एक काम करते हैं, पहले ये जो फॉर्मूला बना हुआ है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देते हैं मास नंबर की। आर की वैल्यू कितनी है 1.3 10 टू माइनस 16 क्यूब रूट ऑफ ए। ओके, मास नंबर कितना बोला है, मास नंबर इज 216। जस्ट पुट अप द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, और 216 का क्यूब रूट होता है बेटा 6। ओके, इसको मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं। 1.3 इंटू 6 दैट इज 7.8 10 टू पावर माइनस 16 मीटर, ये आ गया। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते समय जो मैग्नीट्यूड है द वैल्यू शुड बी 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। ओके, बट वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, मतलब वैल्यू शुड बी 0.5 और 5 के बीच में रहना चाहिए, बट ये वैल्यू 5 से भी बड़ी है, सो दैट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 0.5 एंड 5। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अभी वैल्यू होगी ये 0.78 10 टू द पावर माइनस 1 आ गया, ये हो गया 10 टू माइनस 7.8 10 टू पावर 16, ये 0.7 लिखा, ये बना 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। नाउ अब देखो ये वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इन 0.5 एंड 5 के बीच में है। द पावर ऑफ 10 दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बना बेटा, पावर ऑफ 10 कितना है 15, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू माइनस 15। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लिखी हुई है g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपने को पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्ट मैग्नीट्यूड देख लो, ये वैल्यू मैग्नीट्यूड 0.5 एंड 5 के बीच में होना चाहिए, बट वैल्यू इज 9.8। सो फर्स्ट इसको राउंडेड ऑफ कर लो, तो राउंडेड ऑफ करते समय लिखना पड़ेगा 0.98 क्योंकि वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में चाहिए, इंटू 10 टू द पावर 1। अब ये वैल्यू कन्वर्ट होगी, राउंडेड ऑफ होगी 0.5 एंड 5 के बीच में, तो पावर ऑफ 10 इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका बनेगा 10 टू द पावर माइनस 1, मतलब वैल्यू राउंडेड ऑफ होने के बाद पावर ऑफ 10 ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, इसी तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे आपको मेजरमेंट चैप्टर में, बहुत आसान है, बस जो टेक्निकली अपन पढ़े पहले बस उसी के न्यूमेरिकल देख रहे हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एप्सिलॉन 0, वैल्यू है 8.85 10 टू माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, वैल्यू ऐसा यूनिट में ऑलरेडी है। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू हुई मैग्नीट्यूड इसका 8.85, ये 5 से भी बड़ा है, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.5 और 5 के बीच में, तो ये कन्वर्ट करते समय वैल्यू होगी 0.885 10 टू 1 और 10 टू माइनस 12 मतलब 10 टू माइनस 11 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू देखो 0.5 और 5 के बीच में कन्वर्ट होगी, द पावर ऑफ 10 इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा, इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन गया अभी पावर ऑफ 10 वो बनेगा 10 टू द पावर माइनस 11, मतलब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में राउंडेड ऑफ होने के बाद पावर ऑफ 10 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसलिए अपना आंसर क्या बना बेटा 10 टू माइनस 11। ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी 3 10 टू 8। अब यहाँ पहले वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू 3 0.5 और 5 के बीच में है, इसलिए राउंडेड ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं रही, तो जो पावर ऑफ 10 है वो इटसेल्फ दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 10 टू द पावर 8। ओके, एक वैल्यू और डिस्कस कर लेते हैं, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ इज गिवन 6 10 टू 24 kg। ओके, 6 इंटू 10 टू 24 kg। अब फिर से जो मैग्नीट्यूड है पहला वो देखो कितना है 6,
0.5 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है। फर्स्ट राउंडेड ऑफ बिटवीन 0.5 एंड 5, और इसको राउंडेड ऑफ करना है तो वैल्यू होगी 0.6 10 to the 1 और ये 10 to the power 25 बन जाएगा। फिर नाउ वैल्यू इज राउंडेड ऑफ बिटवीन 0.5 एंड 5, देन पावर ऑफ 10 इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसीलिए ये बनेगा इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन गया है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन गया है 10 to the power 25, दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हट अभी अपन न्यूमेरिकल्स के कॉम्पिटिटिव फेज पे आते हैं। कॉम्पिटिटिव में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है मेजरमेंट डायमेंशंस को लेके। देखो पहला एग्जांपल लिखा मैंने, डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू हुई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मींस इन सीजीएस सिस्टम। द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द एमकेएस सिस्टम, अपने पास है 5, ये जो वैल्यूज है एमकेएस सिस्टम में पूछे, अपने पास करस्पॉन्डिंग 4 वैल्यूज गिवन है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, हाउ टू फाइंड? देखो डायमेंशनल एनालिसिस का यूनिट का एक पार्ट, ठीक है, चेक करेंगे कैसे। देखो सॉल्यूशन इसका, ओके, वैल्यू लिखी है डेंसिटी की वैल्यू लिखी है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, पता ही आपको 1 किलोग्राम यानी कितना होता है बेटा 10 to the power 3 ग्राम। तो 1 ग्राम यानी 10 to the minus 3 किलोग्राम। 1 ग्राम वैल्यू पुटअप कर दे 0.5 10 to the power minus 3 किलोग्राम एंड सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 10 to the power minus 2 मीटर होता है। तो सेंटी क्यूब है, ये बना 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब। मतलब 1 ग्राम 10 to the minus 3 किलोग्राम, 1 सेंटीमीटर यानी 10 to the minus 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 10 to the minus 6 मीटर क्यूब। कन्वर्शन करते समय अब इस वैल्यू को लिखेंगे 0.5 और इसका कलेक्शन करते तो ये कितना होता है 10 to the power ऊपर जाएगा 10 to the 3 kg पर मीटर क्यूब। मतलब अभी ये वैल्यू कन्वर्ट काय में हुई, ये ऐसा ही एमकेएस यूनिट हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसका कन्वर्जन देखते हैं, ये वैल्यू कितनी होती है 0.5 इंटू 10 to the 3 यानी होती है 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा 500 ए। इस तरीके से कैलकुलेशन करना होता है और अपने को करेक्ट आंसर ढूंढना है। मतलब ये 4 ऑप्शन में एक आंसर सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर अपने को ढूंढना है। अपने कैलकुलेट किए डायमेंशनल एनालिसिस से, तो 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू जो होता है वो बनता है 500 kg पर मीटर क्यूब। मतलब अपना आंसर मिला पहला ऑप्शन ए। इसी तरीके से सेकंड, ये पूछे गए क्वेश्चंस है लास्ट एनडीए का, जेईई का, नीट में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन एक का और देखते हैं अपन। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज 79 पर सेंटीमीटर, व्हाट्स द वैल्यू इन एमकेएस सिस्टम? अपने को वैल्यू पूछा है एमकेएस सिस्टम में, ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आंसर फाइंड आउट करना है, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो सॉल्यूशन में लिखा है सरफेस टेंशन कितना दिया है बेटा 79 पर सेंटीमीटर। कन्वर्शन इसके पहले अपने को हुआ है, कन्वर्शन फैक्टर में अपन ने एक बात देखी है कि 1 न्यूटन यानी कितना होता है 10 to the power 5 डाइन्स। तो 1 डाइन इक्वल्स टू 10 to the minus 5 न्यूटन। तो डाइन के जगह न्यूटन की वैल्यू पुट अप करना है, ऐसा यूनिट एमकेएस यूनिट में वैल्यू पुट अप करना है 70। 1 न्यूटन 10 to the power 5 डाइन्स होता है, तो 1 डाइन यानी कितना बनेगा 10 to the power minus 5 न्यूटन। ये हो गया डाइन्स का कन्वर्शन, न्यूटन में कर लिया। अब सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी कितना होता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 10 to the power minus 2 न्यूटन। ओके, अब कन्वर्शन 1 सेंटीमीटर की वैल्यू अपन ने पुट अप करी। अब कवर कर ले उसको, सॉल्व कर लो इसको। 70 इंटू 10 to the power
-3 न्यूटन पर मीटर। अब वैल्यू चेक कर ले यहां। पहला ऑप्शन दिया है 70 न्यूटन पर मीटर, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया है 7 इंटू 10⁻²। अब ये 70 10⁻³ है, अब इसको लिखते हैं तो 7 इंटू 10⁻² बनेगा, क्योंकि 70 मतलब 7 इंटू 10⁻1 एंड 10⁻³ मतलब बना 7 10⁻² न्यूटन पर मीटर। बाकी ऑप्शन देख लो, चेक करो इसको। करेक्ट आंसर अपन सॉल्व करने के बाद ये आया, ये किसके साथ मैच हो रहा है देख लो, 7 10⁻, मतलब करेक्ट आंसर होगा बी। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1 लाइट ईयर इज, लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? सबसे पहले लाइट ईयर का मीनिंग समझिए। लाइट ईयर means a distance traveled by light in 1 year. Distance traveled by light in 1 year and distance equals to speed into time. Okay, तो अभी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे? Distance traveled by light in 1 year. Distance equals to क्या होता है? Velocity into time. चलो, लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है बेटा? 3 इंटू 10⁸। और टाइम कितने बोला है? 1 ईयर। 1 ईयर यानी कितना डेज? 365 मल्टीप्लाइड बाई 365 डेज में है। 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर, 1 आवर 60 मिनट एंड 1 मिनट 60 सेकंड। मींस दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। अब इसका कैलकुलेशन अपन करते हैं तो वो वैल्यू कितनी आएगी वो चेक करना है। तो द वैल्यू, इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये वैल्यू आती है 9.5 10⁻15 मीटर। मतलब इसका कैलकुलेशन करेंगे मैथमेटिकली, 3 मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 अगेन एंड पावर 10⁸। इसका कैलकुलेशन करते हैं तो वैल्यू आएगी 9.5 10⁻15। That is the actual distance covered by a light in 1 year and that is called light year. And light year बोला है, but actually it is the unit of distance. Okay, light year का dimension फिर बनेगा L1 and value is 9.5 10⁻15। अभी वैल्यू अपने को मिल चुकी है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? फिर इस तरीके से कैलकुलेशन करना होता है।